सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ये क्या होते हैं और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है लेबाइल और इनर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू सीएफटी। ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे कैसे पूछा जाता है, या तो आपको डायरेक्ट पूछेगा लेबाइल एंड इनर्टनेस इनर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू सीएफटी, एक्सप्लेन करो इसे। तो आपको सारी चीजें एग्जैक्टली ये लिख करके आनी है। इनको हम अच्छे से समझेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स लेबाइल होते हैं और क्यों होते हैं। सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिनमें मैंने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात किया था, तो आप वो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड। देखो इसमें क्या होता है कि जो रेट है, रेट यानी कि जो स्पीड है हमारी रिएक्शन की, कि हमारा जो लिगेंड है वो लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरा जो लिगेंड प्रेजेंट है उसे कितने स्पीड से रिप्लेस कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम इन कॉम्प्लेक्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेबाइल कॉम्प्लेक्स एंड एक होता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट है लेबाइल कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच लिगेंड रिप्लेसमेंट अकर रैपिडली। यानी कि हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो लिगेंड प्रेजेंट है वो लिगेंड आराम से और जल्दी काफी फास्टली रिप्लेस हो जाए दूसरे लिगेंड से। जैसे हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, बाहर से न्यूक्लियोफाइल हमारे सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और वहां से लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। अब स्पीड किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितनी स्पीड से बन रहा है, उस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। वही है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन। तो जितनी जल्दी हमारे पास रिप्लेसमेंट होगा लिगेंड का, हमारी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है उसका रिप्लेसमेंट जितना जल्दी होगा उतनी ही ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स, उतना ही ज़्यादा हमारा रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो देखो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि कितनी जल्दी हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो उससे लिगेंड बाहर निकले। तो इसका कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। इसको टोबे जो साइंटिस्ट है इसने एक क्राइटेरिया बनाया कि अगर कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है उससे लिगेंड जो प्रेजेंट है उसके अंदर वो 1 मिनट के अंदर अंदर उससे बाहर निकल जाए, यानी कि लिगेंड का जो रिप्लेसमेंट है वो 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, तो वो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स से 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है उस लिगेंड को रिप्लेस करने के लिए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। इनर्ट का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड का ट्रांसफर है वो स्लो होगा। और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का ट्रांसफर या फिर लिगेंड का रिप्लेसमेंट, सॉरी ट्रांसफर नहीं, रिप्लेसमेंट, लिगेंड का जो रिप्लेसमेंट है वो काफ़ी फास्ट होगा। रिप्लेसमेंट यानी जो हमारा बाहर से हमारा जो लिगेंड है वो जो अटैक कर रहा है वो अटैक करके उसका जो कॉम्प्लेक्स का जो लिगेंड है उसे रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह आकर के बैठ जाएगा। तो वो जो रिएक्शन है वो कितनी फास्ट होगी, वो टोबे ने उसके बारे में बताया कि अगर 1 मिनट के अंदर अंदर कोई भी लिगेंड का रिप्लेसमेंट हो जाता है तो वो हमारे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। उन कॉम्प्लेक्सेस को लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लिगेंड का रिप्लेसमेंट 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाता है, यानी कि 1 मिनट के बाद होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ थे? अकॉर्डिंग टू टोबे द कॉम्प्लेक्सेस इन विच लिगेंड रिप्लेसमेंट अकर इन लेस देन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट से कम टाइम में अगर लिगेंड का रिप्लेसमेंट हो जाता है तो इज कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। उनको लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हम कहते हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे? द कॉम्प्लेक्सेस इन विच लिगेंड रिप्लेसमेंट अकर वेरी स्लोली, यानी कि जिसमें लिगेंड रिप्लेसमेंट जो है वो काफी स्लो स्पीड से हो, उनको बोलते हैं हम लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। आर कॉल्ड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। उनको इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। दस टू टर्म्स लेबाइल और इनर्ट, हमारे पास ये दो टर्म्स है, दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेबाइल और इनर्ट। तो ये दो टर्म्स है ना, दो शब्द हैं हमारे पास, लेबाइल और इनर्ट, आर रिलेटेड टू द काइनेटिक स्टेबिलिटी, यानी कि ये कहीं ना कहीं काइनेटिक स्टेबिलिटी से रिलेट करते हैं। जो हमारे कॉम्प्लेक्स है उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी से रिलेट करते हैं। तो सोचो, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स या फिर मोलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही कम रिएक्शन शो करता है। यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक स्टेबिलिटी, जिस कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अगर जिस कॉम्प्लेक्स या फिर जिस कंपाउंड की, जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी तेज रिएक्शन शो करता है। तो जिस कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक स्टेबिलिटी कम होगी वो कॉम्प्लेक्स हमारे इनर्ट होंगे, और जिनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो हमारे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ठीक है, इनर्ट आर रिलेटेड टू काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी डील्स विद एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कॉम्प्लेक्स की वो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो उसे प्रोडक्ट में बदलने के लिए चाहिए, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या जिस कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो उसको रिक्वायर्ड एनर्जी भी ज्यादा चाहिएगी, और रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा चाहिएगी तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट में बदलने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उस कंडीशन में इसका मतलब सिंपल है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। यानी कि जिसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है प्रोडक्ट में बदलने के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल है, वो काइनेटिकली स्टेबल है, वो इनर्ट है। और जिसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी कम है, यानी कि वो क्या है? लेबाइल है। ठीक है, लेबाइल एंड इनर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू CFT। तो देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें हम लेबाइल और इनर्ट को कैसे बता सकते हैं? कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा और कौन सा इनर्ट होगा, उसको अकॉर्डिंग टू CFT हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसे देखते हैं। ठीक है, तो देखो, व्हेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रिएक्ट बाय SN1 और SN2 मैकेनिज्म, अगर हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस SN1 या फिर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन शो करते हैं तो उनमें जो है ना डिक्रीज होती है, तो उनमें डिक्रीज होती है CFSC की वैल्यू। तो देखो ध्यान से समझना इसे, जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम CFSC। CFSC क्या है? वो एनर्जी जो किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रिएक्ट करने के बाद निकल रही है या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बनने पर निकल रही है, रिलीज हो रही है, उसको हम CFSC बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अगली, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर विच देयर इज ए लार्ज लॉस इन CFSC वैल्यू, यानी कि ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें CFSC की वैल्यू काफी ज्यादा कम होती है, यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिव में होती है, उनको हम इनर्ट कहते हैं, यानी कि वो कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होते हैं। तो सोच के देखो, जब भी किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में हमारी एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, अब कितने अमाउंट में एनर्जी बाहर निकल रही है, जितने अमाउंट में बाहर निकलेगी एनर्जी वो डिफाइन करेगी उसकी स्टेबिलिटी को। जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतनी ही ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी मिलने वाली है। यानी कि देखो, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो हमारा वो जो प्रोडक्ट बना हुआ है, जो प्रोडक्ट को जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमारा ऑक्टाहेड्रल, तो उससे हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो वो रिएक्शन स्लो करेगा, और रिएक्शन अगर स्लो करेगा तो वो नेचर में इनर्ट होगा, यानी कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। तो जिनके लिए CFSC की वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा का मतलब ये होता है कि ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकल रही है। जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, बनता है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है, और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतनी ही उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी मिलेगी तो वो उसकी जो इनर्टनेस है वो भी बढ़ जाएगी, वो कम रिएक्टिव होगा। और जितनी कम एनर्जी निकलेगी उतना ही ज्यादा वो जो प्रोडक्ट बनेगा, वो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो ये CFSC जो है इसकी वैल्यू हमें बताएगी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा इनर्ट होगा या फिर लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। तो जिन कॉम्प्लेक्स की CFSC की वैल्यू ज्यादा लॉस होती है, ज्यादा नेगेटिव में होती है, उतने ज्यादा इनर्टनेस उनमें आती जाती है, और जिनकी ज्यादा पॉजिटिव में होती है, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है CFSC की वैल्यू जो है, यानी कि CFSC क्या है? एनर्जी है, यानी कि वो एनर्जी जो बाहर निकल रही है, यानी कि एनर्जी बहुत कम बाहर निकल रही है। अगर
पॉजिटिव में CFSC की वैल्यू आती है तो ठीक है, यहाँ पर CFSC की वैल्यू डिफाइन कर रही है। अगर पॉजिटिव में आती है तो वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा, अगर नेगेटिव में आती है और ज़्यादा नेगेटिव में आती है तो उसकी इनर्टनेस वैसे बढ़ती जाएगी, अगर ज़्यादा पॉजिटिव में आती है तो वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लेबाइल होता जाएगा। ठीक है, तो CFSC की वैल्यू इस तरीके से बताती है कि हमारा कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा या इनर्ट होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर विच देयर इज लिटिल लॉस, यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स में, जिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSC की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि पॉजिटिव में होती है, उसमें कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, तो उनके लिए हमारा जो तो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हमारे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। लॉस इन CFSC आर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, वो कॉम्प्लेक्सेस हमारे लेबाइल होते हैं। तो CFSC की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी हमारे कॉम्प्लेक्स उतने ही ज़्यादा लेबाइल होंगे, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही ज़्यादा उसमें इनर्टनेस आती जाएगी, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ही उसमें लेबिलिटी आती जाएगी, वो उतना ही ज़्यादा लेबाइल होगा। ठीक है, By the help of following points we can easily predict about the labile and inert complex, यानी कि कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमें बताएंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस हमारे लेबाइल होंगे और कौन से इनर्ट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है बोथ हाई एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D0, D1 एंड D2, यानी कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंटर मेटल एटम है, जो ट्रांजिशन मेटल एटम है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। यानी कि अगर मान लो हमारे पास फेरस का कॉम्प्लेक्स है और उसमें Fe जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो फेरस +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन पहले तो फेरस का निकालेंगे और फेरस में 2 हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, और निकालने के बाद वो आ जाएगा Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो आने के बाद हम देखेंगे कि जो D है हमारा, D में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब D में जो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, S से निकलेंगे, यानी कि जो हमारा Fe2+ है, अगर हम Fe2+ की बात करें, ये हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर है फेरस, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, पहले फेरस की बात करें तो फेरस आता है हमारा 26 नंबर पर, और फेरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। ठीक है, ये फेरस का होता है, लेकिन फेरस 2+ का क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फेरस में से 2, फेरस के कॉन्फ़िगरेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो सबसे पहले कहां से जाएंगे, S2 से, यानी कि ये जो S ऑर्बिटल है इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हमारे पास 4s0 3d6 बचेगा। तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन, ये किसका है, ये है Fe2+ का। तो हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसमें फेरस 2+ पोजीशन में है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, यानी कि ये क्या है, ये बिलोंग करता है 3d6 सिस्टम से। तो ऐसे ही हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें जो सेंटर मेटल एटम है उसमें D0 उसका कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर D1 है, या फिर D2 है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है जिसमें सेंटर मेटल एटम जो है वो D0, D1 या फिर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करता है, तो वो सारे के सारे आयंस विल रिएक्ट रैपिडली, वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो रैपिडली रिएक्ट करेगा, यानी कि लेबाइल होगा। वो क्यों होगा वो समझते हैं। तो देखो, अगर मान लो यहां पर D0 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, D जो ऑर्बिटल है हमारा, उस D ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। पहले तो देखो ये स्प्लिट होगा, स्प्लिट होकर के Eg और T2g में बदलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, ये क्या है T2g, ये क्या है Eg। ठीक है, तो T2g में 0 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारी कंडीशन है, लेबाइल की कंडीशन बता रहा हूं, अगर T2g का कोई भी एक ऑर्बिटल खाली है, मिनिमम एक की बात कर रहा हूं, मिनिमम एक ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो वो सारे के सारे हमारे कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो सारे के सारे हमारे लेबाइल होंगे। ये कब हो सकता है, अगर मान लो T2g में 1 इलेक्ट्रॉन हो, T2g में 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि T2g में 1 इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब D1 विन्यास होगा, D2 विन्यास होगा, तब क्या आएगा, D2 विन्यास होगा तो 2 आएंगे। ठीक है, D3 में कितने आएंगे, 3 आएंगे, यानी कि 3 आते ही हमारा T2g भर जाएगा, चाहे आधा भरे लेकिन भर जाएगा, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा D0 होगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
ठीक है, T2G पूरा पूरा खाली रहेगा, और अगर D1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, D2 होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तब भी हमारे पास एक ऑर्बिटल पूरा पूरा खाली हमें मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें T2G में कम से कम, बता रहा हूं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, कम से कम एक ऑर्बिटल पूरा पूरा खाली होता है। तो वो कंडीशन कब बनती है, जब हमारा सेंटर मेटल एटम जो होता है वो D0 कंटेन करे, D1 कंटेन करे, D2 कंटेन करे। जैसे हमारा फेरस 2+ कंटेन कर रहा था 3D D6 कॉन्फ़िगरेशन कंटेन कर रहा था, उसी तरीके से हमारा सेंटर मेटल एटम फेरस की जगह जैसे स्केडियम मान लो, क्रोमियम मान लो, उसका जो फेरस का उसका जो सेंटर मेटल एटम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन D0 होना चाहिए, D1 होना चाहिए, D2 होना चाहिए। उस कंडीशन में वो पूरा पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स हमारा लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है T2G का एक पूरा पूरा ऑर्बिटल जो है वो खाली होना चाहिए। वो सारे के सारे हमारे कॉम्प्लेक्स, उसमें सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हमारे लेबाइल होंगे। तो जितने भी D0 D1 D2 आयन वाले जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सारे के सारे रैपिडली रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स देयर इज लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि वे जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। बिकॉज फॉर देज आयंस नो लॉस इन CFSC वैल्यू, यानी कि इनमें CFSC की वैल्यू जो है, यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होनी चाहिए वो रिलीज बहुत कम हो रही है। तो देखो, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी CFSC की वैल्यू रिलीज होगी, या फिर CFSC जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, इनर्टनेस आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी जो CFSC वैल्यू है उसमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, वो बहुत कम नेगेटिव है, यानी कि बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल होगा। अगर ज्यादा एनर्जी निकलती है, ज्यादा CFSC की वैल्यू में लॉस होता है, तो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे इनर्ट होते हैं। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स लेबाइल है तो उसमें CFSC की वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, उसमें जो एनर्जी है वो बाहर ज्यादा नहीं निकलेगी। अगली चीज, बोथ लो एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D3। देखो, D3 जब भी आएगा तो हमारे जो T2G है इनमें तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब एक भी हमारा ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली नहीं है। अगर हमारे T2G एक भी ऑर्बिटल T2G का खाली नहीं है, पूरी तरीके से होना चाहिए, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा, T2G की बात कर रहा हूं, अभी ऊपर नहीं गया मैं, तो T2G में अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक भी ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली नहीं है, और वो कब होगा, जैसे हमारा D3 आए, D3 हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, T2G में इलेक्ट्रॉन 3 ऐसे ही आएंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले यहाँ पर भरे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, वो हाई स्पिन और लो स्पिन की कंडीशन अलग होती है। हाई स्पिन लो स्पिन क्या होते हैं, हाई स्पिन का मतलब होता है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं, हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो तब बनते हैं जब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आ जाता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारा लो कॉम्प्लेक्स बनाता है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है, वीक फील्ड लिगेंड जैसे H2, जैसे NH3, ये जब भी आते हैं तो हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना करके देते हैं। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब भी आता है तो हमारे सेंटर मेटल में, अगर सेंटर मेटल जो सेंटर का जो मेटल एटम है, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा D6 है, ये D6 है, अगर यहाँ पर H2 के मॉलिक्यूल है, यानी कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से है, फेरस, ठीक है, H2O6, ठीक है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसमें यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें पहले तो हम फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कि हमारे पास पता चल गई हमें, जो H2 है ये तो न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है 2 पॉजिटिव, यानी कि फेरस 2 पॉजिटिव है। और फेरस 2 पॉजिटिव हमारा D6 सिस्टम को कंटेन करता है। अब D6 हमें सिस्टम का पता चल गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है, 3D6 है, 3 से मतलब नहीं है, हमारा D6 है, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, D3 सिस्टम निकाल दिया कि D6 है या कौन सा सिस्टम है। ठीक है, ये निकालने के बाद हम देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कौन बताएगा, वो बताएगा कि जो लिगेंड है वो किस तरीके के हैं, वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड
लिगेंड है। तो H2 जो है वो H2 वीक फील्ड लिगेंड में आता है, यानी कि ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। ये यहाँ पर जितने भी 6 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं ना, वो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं बना पाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें पेयर नहीं बना पाते हैं। वो किस तरीके से नहीं बना पाते हैं वो देखते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो सेंटर मेटल एटम जो है फेरस, इसमें D6 आया है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, D6 को भरते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पर भरेंगे T2G में पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इस तरीके से भरेंगे। अगर फेरस जो है वो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से होता है। अगर मान लो यहाँ पर साइनाइड आ जाता है, H2 की जगह पर साइनाइड आ जाता है, ऊपर से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस लिगेंड को समझना है। साइनाइड अगर आ जाता है तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर बना देता है। तो ये सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस तरीके से नहीं भरे जाएंगे, तो ये भरे जाएंगे कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, यानी कि सारे के सारे पहले T2G में आएंगे, और उसके बाद T2G पूरा पूरा भरने के बाद EG में जाएंगे। ये कौन काम करता है, ये काम करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो सेंटर मेटल एटम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। निकालने के बाद हम सारे के सारे T2G में भरेंगे पहले इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो ऊपर भरेंगे। ठीक है, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के अंतर, वीक फील्ड लिगेंड के बीच में अंतर। तो ठीक है, ये आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से भरना है। ये D6 सिस्टम आया है तो क्या होता है लो फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, इन चीजों को आप समझ चुके होंगे। तो बोथ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मतलब क्या होता है, लो स्पिन का मतलब होता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो ऊपर जाएंगे। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, हाई स्पिन कौन बनाते हैं, हमारे लो फील्ड लिगेंड हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएगा। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो हमारा बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने वाला है ऑफ D3 की बात कर रहे हैं। अब यार D3 आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो चाहे D3 में तो चाहे फिर वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, पहले भरे जाएंगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन ही है हमारे पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर भर देंगे। तो बोथ हाई स्पिन और लो स्पिन अगर कोई सा भी कॉम्प्लेक्स है हमारे पास D3 का, कहां पर है D3 का आयन का R इनर्ट ही होगा, क्योंकि हमें पता है अगर T2G पूरा पूरा भरा हुआ है, यानी कि एक भी डब्बा हमारा पूरी तरीके से खाली नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा। तो D3 जो है इसका कोई सा मान लो, हाई स्पिन मान लो या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मान लो, वो इनर्ट ही होगा, बिकॉज देयर इज लार्ज लॉस इन CFSC वैल्यू, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में CFSC वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि लॉट्स ऑफ हमारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D4 D5 D6। देखो लो स्पिन का मतलब क्या है, लो स्पिन का मतलब है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले T2G में भरे जाएंगे। जैसे D4 का मतलब क्या होता है, D4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, पहले चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हम यहां पर इस तरीके से भरेंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर मान लो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में पहले तो 1 2 3 फिर चौथा ऊपर EG में जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हाई स्पिन में होता है, लेकिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, हम सारे के सारे नीचे भरते हैं। और हाई स्पिन लो स्पिन डिपेंड करता है कि जो लिगेंड है वो किस नेचर के हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जैसे साइनाइड क्लोरीन ये जुड़े हुए हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा लो स्पिन।
और अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में H2O NH3 ये प्रेजेंट है तो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सारे के सारे लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D4 D5 D6 D6 जब आएगा सारे के सारे ये T2G के भर जाएंगे। तो सारे के सारे देखो D4 D5 एंड D6 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G में आ रहे हैं। T2G में एक ऑर्बिटल भी इस कंडीशन में पूरा पूरा हमें खाली नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में ये सारे के सारे इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किसके D4 D5 D6 आयन के और सारे के सारे इनर्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द आयन विद मैक्सिमम लॉस इन CFSE वैल्यू विल फॉर्म मोस्ट इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि अगर हमारी CFSE की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, वो कॉम्प्लेक्स जिस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा इनर्टनेस रखता होगा, वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो इनर्टनेस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं यहां पर। तो इनर्टनेस की अगर ऑर्डर की बात करें तो D6 में क्या होगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नीचे भरे जाएंगे। और बात कर रहा हूं मैं लो स्पिन की। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बातें कर रहा हूं, ये सारे के सारे लो स्पिन के एग्जांपल है। ठीक है, तो D6 लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा इनर्टनेस रखेगा। उसके बाद होगी D3, उसके बाद D4, उसके बाद D5। यानी कि ये सारे के सारे जो मेटल एटम्स जो होंगे जिनमें ये कॉन्फ़िगरेशन होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, वो सारे के सारे इस तरीके से उनमें इनर्टनेस पाई जाएगी। यानी कि D6 वाला कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा इनर्टनेस रखता होगा, और उसके बाद D3 वाला कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद D4, और सबसे कम हमारा इनर्टनेस रखने वाला D5 वाला कॉम्प्लेक्स होगा। वो भी लो स्पिन की बात कर रहा हूँ, हाई स्पिन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगली चीज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका उल्टा होगा, क्योंकि इनर्टनेस सबसे इनर्ट सबसे कम रिएक्टिव ये है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये। तो D5 सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो सबसे कम रिएक्टिव D6 वाला होगा। यानी कि D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगली चीज हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D4 D5 एंड D6। हाई स्पिन का मतलब यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है D4 में, D5 में 5, D6 में 6। यानी कि ये सारे सारे इलेक्ट्रॉनों में से पहले तो हम क्या काम करेंगे, इनमें से पहले तो हम करेंगे T2G में भरेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ठीक है, D4 की बात कर रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अगर D5 की बात करें 3 भर दिया, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर। D6 की बात करें तो 1 2 3 4 5, छठवां यहां पर। तो देखो अगर हम लो स्पिन की बात करें तो सारे के सारे कहां पर आएंगे, नीचे आएंगे। और अगर हम हाई स्पिन की बात करें तो हाई स्पिन में क्या काम करेंगे, हम पहले यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यहां पर शुरू करेंगे, फिर यहां पर पेयरिंग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हाई स्पिन में इस तरीके से होता है। तो देखो यहां पर अब Eg में भी इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अगर Eg में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस कंडीशन में सारे के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें Eg में इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। विल रिएक्ट रैपिडली, यानी कि ये आयंस के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस हमेशा रैपिडली रिएक्ट करते हैं, काफ़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं। बिकॉज देयर इज नो लॉस इन CFSE वैल्यू, यानी कि इसमें CFSE वैल्यू कम निकलती है या फिर हमारी जो एनर्जी है वो कम लॉस होता है उस एनर्जी का। हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, अगली चीज बोथ हाई एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ओवर D7 D8 D9। देखो D7 D8 D9 इसमें क्या होगा, इसमें देखो हाई एंड लो स्पिन की बात कर रहा हूं, यानी कि दोनों को मैं कंसीडर कर रहा हूं। अब देखो दोनों को मैं कंसीडर कर रहा हूं किन के लिए, D7 D8 और D9। 7 इलेक्ट्रॉन, पहले हम क्या काम करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन हम ऊपर भेजेंगे। तो देखो यार 7 अगर आता है, 8 अगर आता है, 9 अगर आता है, 10 अगर आता है, तो ऊपर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो जरूर जाएगा। और 10 में सारे के सारे Eg और T2G के भर जाएंगे, और 9 में एक खाली रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा। ठीक है, तो अगर D7 से D10 की बात करें तो Eg में जरूर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो जरूर जाएगा, चाहे कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन हो लो स्पिन हो। और अगर
Eg में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हमारा होगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है, यहां पर आयन विल फॉर्म लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। ये आयंस हमारे लेबाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं बिकॉज देयर इज नो लॉस इन CFSE, क्योंकि यहां पर CFSE में ज्यादा लॉस नहीं होता है। If CFSE वैल्यू इज नेगेटिव, अगर हमारी CFSE की वैल्यू नेगेटिव होती है देन एनर्जी विल बी रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर हमारी CFSE वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी उतना ही स्टेबल होगा हमारा कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा इनर्ट होगा। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्सेस विल इनर्ट, यानी कि वो कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होंगे। एंड इफ CFSE इंक्रीजेज देन इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि CFSE वैल्यू जो है अगर वो इंक्रीज करती है, नेगेटिव की बातें कर रहा हूँ, CFSE यानी हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, वो ज़्यादा बाहर निकलती है, तो उस कंडीशन में हमारा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमारा जो सेंटर मेटल एटम है उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, तो देखो इसे ध्यान से देखो, ये C2O5 है, सॉरी C2O4 है, ये 2 माइनस कंटेन करता है। जैसे साइनाइड माइनस होता है, H2 न्यूट्रल होता है, NH3 न्यूट्रल होता है, तो ये जो लिगेंड है ये 2 माइनस चार्ज कंटेन करता है। तो इसके माइनस के 2 होते हैं और ये कितने हैं 3, तो हमारे पास माइनस के कितने हो गए, हमारे पास माइनस के 6 हो गए। ठीक है, और हमारे कॉम्प्लेक्स पर कितना आ रहा है, माइनस का 3, यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स पर माइनस का 3 आ रहा है। हमारे पास जो लिगेंड है उसका टोटल चार्ज कितना है, माइनस का 6 है। तो यानी कि हमारे पास पॉजिटिव के कितने परसेंट होंगे, पॉजिटिव के हमारे पास +3% होंगे, इसीलिए तो ओवरऑल चार्ज हमारा कॉम्प्लेक्स पर -3 आ रहा है। यानी कि हमारा जो सेंटर मेटल एटम है वो हमारी एल्यूमिनियम है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एल्यूमिनियम क्या है, ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आती है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, TS2 3p1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। और हमें क्या काम करना है, हमें तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। तो हमारे पास 3s0 3p0 होगा और 3d 0 होगा, यानी कि इस कंडीशन में हमारा D क्या है, 0 है। D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो D0 हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। और D0 के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, चाहे हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लेबाइल। तो ये ओवरऑल हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होगा। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, सेंटर मेटल क्रोमियम। क्रोमियम कितने नंबर पर आता है, क्रोमियम आता है 24 पर। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 3s2 और 3d4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट है। साइनाइड है, 1 माइनस चार्ज कंटेन करता है, तो हमारे पास 6 साइनाइड है, तो 6 माइनस के हमारे पास चार्ज है। ठीक है, और हमारे कॉम्प्लेक्स पर है -3, यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स पर -3 है, और हमारे जो लिगेंड है वो -6 चार्ज कंटेन कर रहे हैं। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी, +3 आएगी, तभी तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उस पर -3 चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करेगा, ये पहले तो S से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 3s 0 हो जाएगा। अब एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करना है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल चुका है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा तो 3d3, तो हमारा D3 सिस्टम है। ठीक है, ये D3 सिस्टम है, और D3 सिस्टम चाहे हमारा हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, हमारा इनर्ट ही होता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, अगला कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, ये क्या है, देखो यहां पर साइनाइड जो है ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो साइनाइड है ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन हमारा सिस्टम D3 आ चुका है। अब D3 चाहे हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो, तो हमेशा इनर्ट कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट ही होगा। तो यहां पर देखो, अब क्रोमियम है, H2O के साथ जुड़ा हुआ है, H2O यहां पर लिगेंड है, और H2O वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो देखो यहां पर अब चार्ज क्या आ रहा है, 2+। अब देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। क्रोमियम 24 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 3d4। अब यहां से हमारे पास ये तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और ओवरऑल
ये तो न्यूट्रल लिगेंड है और इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव ही ये 2 पॉजिटिव ही हमारे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर क्रोमियम क्या है, क्रोमियम हमारा 2 पॉजिटिव है, यानी कि 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, तो हमारा होगा 3s0 3d4, यानी कि D4 हमारा सिस्टम है ये, ठीक है। अब D4 सिस्टम है और हमारे पास H2 क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब वीक फील्ड लिगेंड के साथ D4 क्या देता है, देखो यहाँ पर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D4, यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड हमेशा क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D4 हमेशा क्या होते हैं, हमेशा रैपिडली रिएक्ट करते हैं, यानी कि लेबाइल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अगली चीज हमारा एग्जांपल है ये, जिसमें सेंटर मेटल क्या है, मैग्नीज, और मैग्नीज कितने नंबर पर आता है, मैग्नीज आता है 25, मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज 25 पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3d5 होता है, ठीक है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो हम साइनाइड को देखेंगे, साइनाइड माइनस कंटेन करता है, और माइनस के कितने हैं, 6, क्योंकि 6 साइनाइड है, माइनस के 6, और चार्ज कितना आ रहा है कॉम्प्लेक्स पर, 4-। तो इस कंडीशन में देखो 4- चार्ज आ रहा है और अंदर कितना है, माइनस का 6, यानी कि हमारा +2 इस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तभी तो यार इस कॉम्प्लेक्स पर 4- आ रहा है, ठीक है। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो +2 अगर हमारा मैग्नीज है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होगा, पहले तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s0 3d5 होगा, यानी कि D5 हमारा सिस्टम है, ठीक है। अब D5 सिस्टम और साइनाइड क्या है, साइनाइड है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो देखो यहाँ पर द लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D5 का लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर साइनाइड है, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D5 क्या होते हैं, इनर्ट, तो ये क्या होगा, इनर्ट, ठीक है। अगली चीज, फेरस साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसकी फेरस के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, साइनाइड वही 6 यहाँ पर 4, कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4-, तो इसकी क्या आएगा, +2, तो +2 हमारे पास फेरस है, 2+ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर 2+ है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3s0 3d6, ठीक है। तो D6 इसका सिस्टम है, या D6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन हमारा वो भी लो स्पिन क्या होता है, इनर्ट, क्योंकि हम देख चुके हैं हमारा जो लो स्पिन D6 जो होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल D6 हमारा इनर्ट होता है। अब लो स्पिन क्यों है, क्योंकि साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, और देख करके भी आप आराम से बता सकते हो कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इनर्ट होंगे और कौन से कॉम्प्लेक्स लेबाइल होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।